नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं के आपके विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को पूरा करूँगा, लेकिन 10 मिनट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को आपके मित्रों तक शेयर भी कीजिएगा। आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनके आंसर अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रत्येक प्रश्न के सारे ऑप्शन बताऊँगा, फिर उसके बाद में आप अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी है जल, CO2, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। यानी पेट्रोल जैसे जो ज्वलनशील है, जलने वाले पदार्थ हैं, उनमें आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? बिल्कुल विद्यार्थियों, आपने आंसर चॉइस किया होगा, तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलने को क्या कहते हैं? आपको बताना है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में जो परिवर्तित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण। तो विद्यार्थियों, इसमें सही आंसर रहेगा कार्बनीकरण उसे कहते हैं। बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ब बताया उन सभी का सही है। अगला प्रश्न है, वनो उन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि होती है वह है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब और श दोनों। तो इनमें से कौन सी गैस की वृद्धि होती है वो आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बढ़ती है वनो उन्मूलन से। अगला प्रश्न है, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग कितनी होती है? 5 mm, 5 मिलीमीटर, और 10 mm, 15 mm या फिर 20 mm। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप जरूर दीजिए। इसका सही आंसर होगा 20 mm होती है। अगला प्रश्न है, माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं? आपको बताना है कि माध्य स्थिति के इधर उधर या फिर आगे पीछे होने की जो गति होती है उन्हें क्या कहते हैं? आयाम, आवृत्ति, कंपन या तरंग। विद्यार्थियों, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं कंपन कहते हैं। इधर उधर या फिर आगे पीछे होती है तो उन्हें कंपन कहा जाता है। अगला है, निम्न में से विद्युत का कुचालक है। कुचालक की जगह हीन चालक भी आ सकता है, ठीक है ना, दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। तो नींबू का रस, आसुत जल, सिरका, समुद्री जल। विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, आसुत जल है ये विद्युत का कुचालक है। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, साइकिल हैंडल पर लेपन होता है कॉपर का, सिल्वर का, क्रोमियम का या लोहे का? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आपके पिछली बार भी पूछा गया था। तो साइकिल के हैंडल पर लेपन जो है वो क्रोमियम का होता है। ऑप्शन सा रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, 8वां, कि जब कांच की सड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो सड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित करते हैं, धनावेश हो जाती है, तथा कपड़ा ऋणावेश हो जाता है, तथा कपड़ा और दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं, या फिर ऋणावेशित हो जाती है और कपड़ा धनावेश हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ब रहेगा, धनावेश हो जाती है सड़ तो, और कपड़ा है वो ऋणावेश हो जाता है। तो इस तरह से आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, अति लघुतरात्मक 9 से 12 तक आपके प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। निम्न में से खरीफ और रबी की फसलों को सारणी में लिखिए। खरीफ और रबी। रबी की फसल आप इसमें लिखिएगा गेहूं और चना। धान और मक्का है ये आपके खरीफ की फसल है। इसके अलावा बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली, चना आपके रबी की है, बाकी वाले जो हैं ये आपके खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं? संचरणीय रोग मतलब हम खींचते हैं या फिर खांसते समय अपने नाक और मुंह पर रुमाल रखकर संचरणीय रोगों का फैलना रोक सकते हैं। संक्रमित जो व्यक्ति है उनसे दूरी बनाकर रखने से भी संचरणीय रोगों का फैलना रोका जा सकता है।
अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएनजी और एलपीजी के रूप में उपयोग करने वाले दो लाभ बताइए। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के दो लाभ बताने हैं। ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, पहली बात तो है ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। दूसरा है इनका लगभग पूर्ण दहन हो जाता है, यानी पूरे के पूरे ये जल जाते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए, इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या फिर कठिन? अपने उत्तर का है वो कारण भी बताना है। तो विद्यार्थियों, गीले फर्श पर चलना कठिन होगा क्योंकि साबुन है, और जूते या फिर गीले फर्श के मध्य घर्षण बल अत्यंत कम होता है। जब हम गीली सतह पर चलते हैं तो यह सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होते हैं और इस प्रकार हम आगे की ओर गति के लिए उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब आगे के हैं, इनके आपको क्या करना है, मिलान करना है। कल्टीवेटर, आपको पता है कल्टी होती है जिनसे अपन फसलों की बुआई करते हैं। तो कल्टीवेटर है जुताई से संबंधित रहेगा, बुआई को जुताई को। कल्टीवेटर है आपके जुताई से संबंधित रहेगा। और अगला है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल है आपके बुआई से संबंधित रहेगा। रहट है ये आपके सिंचाई से संबंधित रहेगा। और हार्वेस्टर है वो आपकी कटाई से संबंधित रहेगा। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। अगला है प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ये प्रश्न विद्यार्थियों हर बार आपके आ रहा है। प्रतिजैविक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। प्रतिजैविक का मतलब होता है दवाइयाँ। अब देखिए, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक कहलाती हैं। प्रतिजैविक लेते समय हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाएं हैं वो लेनी चाहिए। प्रतिजैविक दवा का कोर्स भी अवश्य पूरा करना चाहिए। प्रतिजैविक आवश्यकता नहीं होने पर नहीं लेना चाहिए, अन्यथा अगली बार आप बीमार होंगे और आपके प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई जो प्रतिजैविक है वो शरीर के लिए उपस्थित जो उपयोगी जीवाणु है उनको भी नष्ट कर देती हैं। तो अपन को लिमिटेड प्रतिजैविक यानी दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगला है आपके सत्य और असत्य से संबंधित। तो बिल्कुल इसका आंसर आप जरूर कीजिएगा विद्यार्थियों। मैं आपसे पूछूंगा, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, क्या सत्य है या फिर असत्य? बिल्कुल आपने कमेंट किया होगा, तो ये असत्य है। जीवाश्म ईंधन है वो प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, ठीक है ना। अगला है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, यह भी असत्य है क्योंकि पेट्रोल से तो धुआं निकलता है, सीएनजी से धुआं भी नहीं निकलता है, तो ये भी असत्य होगा। अगला है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, बिल्कुल सत्य है। कोक है वो कार्बन का क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। अगला है मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये असत्य होगा क्योंकि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है। अगला है ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना आपको करनी है। बिल्कुल एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और लकड़ी की आपको तुलना करनी है, तो आराम से आप कर सकते हैं। एलपीजी यह पूर्ण रूप से जल जाती है तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ती है। लकड़ी ये जलने पर बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न करती है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। एलपीजी इसका ऊष्मीय मान 55,000 किलोग्राम या फिर किलो जहाज है वो होता है, काफ़ी अधिक होता है, जबकि जो लकड़ी है इसका 17 से 22,000 के आसपास में रहता है। एलपीजी द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है, जबकि लकड़ी के जलने से वायु प्रदूषण होता है। एलपीजी वन संरक्षण में योगदान देती है, जबकि लकड़ी है वनों उन्मूलन का कारण बनती है और जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य। इसमें आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो आप आराम से कर सकते हैं। वन्य प्राणी उद्यान वह क्षेत्र जहाँ पर प्राणी यानी जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र वह वन्य जीव, पौधों एवं जंतु संसाधनों और उनके क्षेत्रों के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग के जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित होते हैं। अगला है चिड़ियाघर और अभ्यारण्य। तो चिड़ियाघर ऐसा स्थान जहाँ पर प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहते हैं, जहाँ जंतुओं को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, जहाँ जानवर खुद ही शिकार कर भोजन प्राप्त करते हैं।
आगे के अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके 18वां, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। तो प्रत्येक शुक्राणु एक कोशिका है, तो प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका है। मेंढक में बाएं निषेचन होता है, तो बाएं लिखना है इसमें। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका होता है और द्विखंडन जनन की एक विधि कौन सी है? अलैंगिक। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। अगला है प्रकृति में विद्यमान किन्हीं 4 मूल बलों के नाम लिखिए। खूब सारे बल हैं जिसमें आपको गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल और घर्षण बल आपको लिखना है। अगला प्रश्न है घर्षण क्या है? घर्षण को घटाते एवं बढ़ाते हेतु एक एक उपाय लिखिए। इनको बढ़ाने के लिए एक एक आपको उपाय लिखना है, तो आराम से आप लिख दीजिएगा। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। विद्युत लेपन और उनके कारण, विद्युत लेपन की विधियाँ, इनकी भी आपको व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। आराम से आप बनाइएगा मानव नेत्र का चित्र। इसमें जो भाग होते हैं पक्षमाभ, पेशी और परितारिका, लेंस, कॉर्निया और प्रकाशिक जो तंत्रिका है, इनके जो पार्ट होते हैं वो भी आपको लिख देने हैं। अगला प्रश्न है ट्रैफिक लाइट और जेब्रा लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपके 4 नंबर का रहेगा। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? 2 कारण बताने हैं। और मानव वाक यंत्र का आपको चित्र बनाना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? युग्मज और गर्भ में 2 भिन्नताएं देनी हैं। और वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, वो आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है इसमें 24वां कि यौन आरंभ के समय होने वाले किन 4 शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करना है। और धक्के एवं खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के 2 आपको उदाहरण देने हैं। अथवा में ऑप्शन रहेगा हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वस्थता एवं शारीरिक व्यायाम का क्या महत्व है। स्थिर वैद्युत बल को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का आपको चित्र सहित बताना है। और अगला प्रश्न अंतिम रहेगा कि चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवश्यक वस्तु की पहचान में होता हो। और सेकंड रहेगा नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ कि परावर्तन के नियम का विफल हो जाए। और अथवा में रहेगा भूकंप लेखी उपकरण का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूकंप लेखी आपको अच्छे से याद करना है। और कैलाइडोस्कोप की रचना कर आप उनका चित्र भी बनाइए। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न रहेंगे। विद्यार्थियों पूरा पेपर मैंने आपको बताया है, अच्छे से समझाया है और यहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। काफ़ी प्रश्न आपके याद भी हो गए होंगे क्योंकि आपने पढ़े रखे हैं, लेकिन उसका रिवीजन नहीं होता है और कोई बताते हैं तो उसका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। कई सारे विद्यार्थियों की जब वीडियो देखते हैं तो उनसे भी याद हो जाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको काफ़ी प्रश्न अच्छे से याद हुए होंगे। अब आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना है। आपका लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोजाना शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में हमारे वीडियो आते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।